नमस्कार दोस्तों, केपी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मनोविज्ञान की क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान। जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मतलब बहुत पहले से दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मनोविज्ञान को माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। मतलब बहुत मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्वतंत्र विषय बनाने के लिए परिभाषित किया, अलग अलग तरीके से अपना सब लोग विचार रख रहे थे। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार ग्रीक लैटिन भाषा के दो शब्दों से साइकी प्लस लोगस से मिलकर हुई है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसको आत्मा का विज्ञान माना। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में इसे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे जैसे वैज्ञानिकों ने आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। मतलब बाद में इसे सब लोगों ने अमान्य कर दिया, क्योंकि आत्मा जैसी कोई आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, और जो दिखाई नहीं देती है वो विज्ञान कैसे है। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक कॉम्पोनोजी व सहयोगी थॉमस रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। बाद में यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में मान्य हो गई, क्योंकि इन्होंने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है, जो कि मन भी हमें नहीं दिखाई देता है, मस्तिष्क भी नहीं दिखाई देता है, तो इसे अमान्य करार दे दिया गया। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स ली, टिचनर, पाइप्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना, और यह भी अमान्य हो गई, क्योंकि दोस्तों चेतना भी दिखाई नहीं देती, अर्थात जो दिखाई नहीं देता है उसे हम विज्ञान कैसे मान सकते हैं और उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे। तो इसलिए विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में कार्ल मार्क्स विद्यालय में 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट ने इसकी एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थित की और इसे मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान नाम दिया, क्योंकि व्यवहार का जो अध्ययन होता है वही हम कर सकते हैं। मनुष्य जो भी व्यवहार करता है वह मनोविज्ञान के अनुसार इसको मन का विज्ञान माना गया, व्यवहार का। विलियम वुंट ने भी इसको व्यवहार का विज्ञान माना, और यह परिभाषा ही आज तक मान्य है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में सन 1915 ईस्वी में N. सेन गुप्ता द्वारा स्थापित किया गया। दोस्तों, जर्मनी में तो यह लिपजिंग शहर में हुई स्थापित, और भारत में जो हमारे हैं कलकत्ता में 1915 में N. सेन गुप्ता जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, जो अभी हमने आपको बताया कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया, और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिक वाटसन, इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थार्नडाइक आदि हैं। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। जानते हैं अभिवृद्धि और विकास क्या है। दोस्तों, अभिवृद्धि में शारीरिक परिवर्तन होता है, और विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार के परिवर्तन आते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि में होता है, और विकास में संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक आदि जो परिवर्तन है वह विकास में होते हैं। अभिवृद्धि की एक समय सीमा होती है, एवं भावात्मक परिवर्तन विकास में होता है, निश्चित होती है। माफ कीजिएगा, अभिवृद्धि की एक समय सीमा निश्चित होती है, एवं भावात्मक परिवर्तन विकास में होता है। विकास को प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता है, और अभिवृद्धि को जो है वह प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। अभिवृद्धि एक संकीर्ण संकल्पना है जिसे विकास में सम्मिलित किया जा सकता है,
और विकास की अवस्था जो है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को सेलुलर मल्टीपल कोशिकीय गुणनखंड के रूप में स्वीकार किया है। सेलुलर मल्टीप्लिकेशन जो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को स्वीकार किया है, यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। विकास एक व्यापक संकल्पना है। विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत अभिवृद्धि को शामिल किया जाता है। मतलब कि हमारी जो अभिवृद्धि है वह विकास की ही प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। अब जानते हैं विकास के सिद्धांत। दोस्तों, विकास के जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले आता है मस्तिष्कीय अधोमुखी सिद्धांत। इसका अन्य नाम है सिरपुच्छीय सिद्धांत, सिफेलो काउडल सिद्धांत। दोस्तों, परीक्षा में किन्हीं भी नामों से आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए ये सभी नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। सिर से पैर की तरफ विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बच्चों का विकास ऊपर से नीचे की तरफ होता है, अर्थात सबसे पहले मस्तिष्क सक्रिय होता है, इसके बाद धड़, फिर हाथ और सबसे बाद में पैर सक्रिय होता है। दोस्तों, यह आप समझ सकते हैं कि हमारा जो विकास है वह बालक का सिर से पैर की तरफ ही होता है, ना कि पहले पैर बन जाएगा फिर सिर बनेगा। जो भी है वह निश्चित है कि सिर से हमारा विकास पैर की तरफ ही होगा। जैसे भूख लगने पर बच्चे का रोना सक्रिय मस्तिष्क का उदाहरण है। आप जानते हैं दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके अनुसार बच्चा विकास की एक निश्चित प्रक्रिया का अनुकरण करके उसका विकास भार, उसकी लंबाई एक जैसा हो ऐसा संभव नहीं है। जैसे एक ही माँ बाप के बच्चे निश्चित समय में चलना शुरू करेंगे ऐसा कहा नहीं जा सकता है। मतलब दो बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, मतलब एक ही प्रकार के दो बच्चे नहीं हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कहा गया है कि विकास की एक निश्चित प्रक्रिया का अनुकरण करके उसका विकास भार, उसकी लंबाई एक जैसा नहीं, मतलब किसी भी दो बालक की लंबाई, भार, विकास सब एक ही समान नहीं होगा। और यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के बच्चे भी एक ही तरह के नहीं होते हैं और ना ही वो एक साथ कोई काम करना स्टार्ट करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत अगला है। अनियमित गति का सिद्धांत, इसका अन्य नाम भी है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी गति अनियमित हो सकती है परंतु ये कभी रुकती नहीं है। मतलब हमारा जो विकास है वह निरंतर होता है, हमेशा होता रहता है, कहीं पर भी होता रहता है या कभी रुकता नहीं है। और अगला है निश्चित क्रम के सिद्धांत। विकास हमेशा एक निश्चित क्रम में होता है जिसमें कभी भी विनियमितता नहीं देखी जाती है। बच्चा कभी भी दौड़ने के बाद रेंगना शुरू नहीं करता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर एक छोटा बच्चा है तो वह पहले लेटा रहेगा, फिर उसके बाद हाथ पाँव हिलाना शुरू करेगा, उसके बाद फिर बैठेगा, फिर चलेगा, ना कि पहले चलने लगेगा उसके बाद बैठेगा। तो यह निश्चित क्रम के अनुसार ही अपना सारा मूवमेंट करेगा। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम किसी एक को स्थिर मानकर दूसरे क्षेत्र में विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो उसे शारीरिक या मानसिक विकृति माना जाएगा। दोस्तों, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी पक्ष एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे कि बच्चा पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, धीरे धीरे अपने पैर को उठाएगा, फिर चलना शुरू करेगा। ये सभी एक दूसरे से संबंधित है, डायरेक्ट वो चलने नहीं लगेगा। तो यह सभी एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत देखते हैं। इसके अनुसार बालक का विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का परिणाम होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि बालक का जो विकास है वह वातावरण, उसके आसपास जो वातावरण है और जो उसका वंशानुक्रम है, दोनों के परिणाम स्वरूप होता है। वुडवर्ड्स के अनुसार विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण कहा गया है। निश्चित समय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के कुछ ऐसे पक्ष हैं जो केवल तभी दिखाई देंगे जब एक बालक उसके लिए परिपक्व होगा। जैसे कोई बच्चा पैदा होते ही चल नहीं सकता क्योंकि उसके शरीर में अभी इतनी दृढ़ता नहीं आई है। यह एक इसमें कहा गया है कि हर काम जो है वह अपने निश्चित समय पे होता है, कोई भी चीज़ पहले नहीं हो सकती है। तो हमारा जो विकास है वह निश्चित समय का सिद्धांत के अनुसार काम करता है। और समान प्रतिमान प्रतिदर्श का सिद्धांत देखते हैं क्या है इसमें। इस सिद्धांत के अनुसार एक प्रकार के जीवों का विकास होने का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि इसमें कहा गया है जो समान है उनका विकास भी समान होगा।
जैसे जो हम मनुष्य हैं उनका विकास एक समान होगा और जो जीव जंतु हैं उनका विकास एक समान होगा। और अगला देखते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में कोई भी क्षमता सामान्य रूप से जन्म लेती है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वह परिमार्जन होता है और उस क्षमता का उपयोग विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि बालक में कोई भी क्षमता धीरे धीरे सामान्य से जन्म लेगी और वह धीरे धीरे एक विशिष्ट रूप धारण कर लेता है और वह उस क्षेत्र में अपने बिल्कुल स्पेशल हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट का यही एक उदाहरण है। दोस्तों, तो ये थी हमारी साइको की क्लास। अब हम आगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।